अच्छा देखो, बात क्या कर रहे थे हम लोग, कॉन्सेप्ट पे बात हो रहा था, है ना। डिटेल्स जो भी बातें हो रहा था, डिस्कशंस जो भी चल रहा था, दैट इज अबाउट दी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, है ना। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस भी बोल सकते हैं, बट मेनली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से ही आप जानो। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशंस कर चुके थे एंटिटी के ऊपर, एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यस और नो? यस सर। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट कर लिया, मनी मेजरमेंट हो गया, पीरियडिसिटी डिस्कस डन, एक्रूअल कॉन्सेप्ट डन। आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। फिर भी कुछ बाकी रहता है, अकाउंट्स इज अ वेरी वास्ट थिंग, तो और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बट आई विल ट्राई टू कवर एटलीस्ट 3 टुडे, ताकि आपको कुछ एकदम प्रॉपरली समझ में आ जाए। चाहे तो मैं एक ही दिन में सब कंप्लीट करा दूं, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग के साथ भी मुझे चलना चाहिए, तो मैं थोड़ा स्लोली मूव कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा स्लोली मूव कर रहा हूँ ताकि आप भी मेरे साथ साथ चल पाओ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ, है ना स्क्रीन शेयर? यस सर। तो चलो, बात करना है मैचिंग कॉन्सेप्ट पे, बातें करना है गोइंग कंसर्न पे, बातें करना है कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। मैचिंग, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट, हाउ टू डील विद दिस थिंग्स, चलो डिटेल्स में चलते हैं। जिनके पास ये कॉन्सेप्ट का नोट्स नहीं है, आज मैं उनसे शेयर करने वाला हूँ। तो चलो अकाउंट्स में मैचिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है ना? यस सर। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है अकाउंट्स में, ये बहुत ही साइंटिफिक वे में यूज़ किया जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझ में भी आएगा और आप अकाउंट्स के बारे में और ज़्यादा जानोगे। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है अकाउंटेंसी में, इन दिस कॉन्सेप्ट ऑल एक्सपेंस मैच्ड विद द रेवेन्यू, ऑल expenses matched with the revenue of that period should only be taken into consideration. Okay, in the financial statements of the organizations, if any revenue is recognized, then expense related to earn that revenue should also be recognized. सर ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, that is accounting concept, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल्स एक ही चीज़ है, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम अभी बात कर रहे हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। सर एक चीज आप लोग ध्यान से सुनो मेरा बात, करेंटली आप लोग ना अपने आप को जस्ट थिंक दैट you are an auditor, you are
एंड ऑडिट। आप लोग ये वर्ड तो सुने होंगे, ऑडिटर। ऑडिटर कौन होते हैं? ऑडिटर वो होते हैं जो नॉर्मली, ऐसे तो मतलब अगर प्रोफेशनल लेवल में देखा जाए तो इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे ज़्यादा ऑडिट करते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर बन सकते हैं। सीएमए जो है कॉस्ट अकाउंटेंट, ये भी ऑडिटर होते हैं बट स्पेशलाइज होते हैं कॉस्ट ऑडिट पे। एंड कंपनी सेक्रेटरीज ऑल्सो ऑडिटर होते हैं, वो सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं। तो चलो कोई बात नहीं। आप इवन सरकार का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ऑडिटर होते हैं। मतलब मैं अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स का जो भी एक्सपर्ट है इंडिया में, उनके बारे में आपके सामने बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनसे ज़्यादा एक्सपर्ट और कोई नहीं है। अगर सेकंड एंड थर्ड में कुछ नाम मैं यूज़ करूँ तो ऑब्वियसली सीएमए एंड सीएस का नाम मुझे आपके साथ बताना चाहिए। बट गवर्नमेंट ऑडिटर इज ऑल्सो देयर, बहुत ही हाई लेवल ऑफ अथॉरिटी होते हैं इनके पास। गवर्नमेंट ऑडिटर जो होते हैं उनको कैग कहते हैं, CAG। CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सर क्यों कह रहे हो ये सब? सर आपको पता तो चले कि आप जो कर रहे सीख रहे हो अभी उसका यूज कौन करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या आपने कभी कैग के बारे में सुने हो? आप लोगों में से कोई कैग के बारे में सुने हो? ये तो चलो तीनों प्रोफेशनल पढ़ाई है, ये अलग बात है। चलो 2 मिनट छोड़ते हैं। अकाउंट्स रिलेटेड कॉमर्स में तीनों प्रोफेशनल एजुकेशन है। क्या आप लोगों में से कभी भी आप लोगों ने किसी ने भी CAG के बारे में सुने हो? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एनीबडी? सर कोई गुनाह नहीं है अगर कोई नहीं सुना है तो ये सर नो कह दो, तो मुझे बोलने में सुविधा होगा। नो सर। नो सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो सर, हम कुछ अगर हमें किसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो ये मेरा मतलब दिस इज नॉट माई नेगेटिव थिंग, दिस इज अ पॉजिटिव वे कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर कोई हर चीज़ जाने, समय के साथ साथ जानेगा। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैग भी कहते हैं, CAG भी कहते हैं, ये गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं। मतलब जो भी गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं ना, इनका अकाउंट्स चेक करते हैं। जो भी गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं इनका ऑडिटिंग करते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज में ऑडिट करते हैं। बहुत हाई लेवल ऑफ पोस्ट है सर। तो एक स्टेट का या एक कंट्री का जैसे प्राइम मिनिस्टर्स का जैसा ओहदा है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, गवर्नर इन द सेंस मतलब जो गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, इनका जैसा स्टेट लेवल होता है वैसा ही एक स्टेज इनका भी होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सर कैसे बना जाता है? सर कुछ नहीं, कोई भी प्रोफेशनल पढ़ाई कर लो, लाइक जो भी कॉमर्स में प्रोफेशनल एजुकेशन है लाइक CA वगैरह। उसके बाद अगर आप चाहो, मतलब जरूरी नहीं CA बनना, बट नॉलेज लेवल में बता रहा हूँ मैं। अगर कोई अगर इस तरह का कुछ ना करके डायरेक्ट नॉर्मल कॉलेज का BCom MCom का वही करके आता है, फिर UPSC एग्जाम क्रैक करते हैं, फिर आपका ऑडिटर जनरल का अलग से एग्जाम होता है, आप वो एग्जाम क्रैक करो तो ऑब्वियसली IAS IPS का जो एग्जाम का होता है, यहाँ पर IRS का होता है, IRS का पोस्ट मिलेगा तो फिर आप वहाँ से बन सकते हो और फिर आप सरकारी लेवल में ऑडिटर बन सकते हो, जो कंपनी में जाके अकाउंट्स चेक करता है। और जो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट आज आप सीखने वाले हो, तो मैं इतना सारा बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको कनेक्ट करा सकूँ कि इसका यूज़ कौन करता है, इसका यूज़ करके क्या मिलता है। तो चलो CAG के बारे में आपको बस बता दूं कि कौन करेंटली CAG चेयरमैन है। ये देखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मतलब नॉमिनेटेड कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं, इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिप्यूटी कंट्रोलर, करंटली जो डिप्यूटी कंट्रोलर इंडिया का बना है सर, एक ट्राइबल बंदा बना है सर, मतलब ट्राइबल कास्ट होता है ना, ट्राइबल कास्ट से एक जन बना है सर, GC मुर्मू इज द करंट कैग ऑफ इंडिया। 8 अगस्त, जस्ट हाल ही में, जस्ट रिसेंट ट्रेंड में ही बना है सर। जीके हो गया सर आपका, जनरल नॉलेज पढ़ते पढ़ते मिल जाना चाहिए, ठीक है, अलग से क्या। तो चलो कोई बात नहीं। तो ये है कैग, कैग के बारे में आपको मैं बताया, लेकिन सर आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आप क्या बनने वाले हो। आप भी चाहो तो फ्यूचर में कैग बन सकते हो सर।
तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में जब कोई मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब कोई कैग होता है, मतलब कौन कौन कर सकता है, गवर्नमेंट लेवल में कैग करता है, प्रोफेशनल लेवल में सीए करता है, सीएस करता है, सीएमए करते हैं, ठीक है, या फिर जो लोग नॉर्मल जस्ट नॉर्मल बीकॉम एमकॉम करते हैं, ठीक है, ये लोग भी ऑडिट का काम कर सकते हैं। ऑडिटिंग में क्या होता है, जो अकाउंट्स होता है उसका चेकिंग करना। ऑडिटिंग का मतलब होता है तो चेक द अकाउंट्स, बट अकाउंट्स को चेक तो करना है, बट किस बेसिस पे करना है, चेक द अकाउंट्स विथ रेलिवेंस टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। समझ में आया? मतलब कौन करता है, क्यों करता है, समझ में आ रहा है कि हम अकाउंट्स को चेक तो करेंगे, बट उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस उसके थ्रू से करना है। हम अपने मन मर्जी नहीं कर सकता। मतलब जो अकाउंटेंसी मेंटेन होता है अकाउंट्स में, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग समझते हैं ना, हेलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू ऑल नो अबाउट दिस। मैंने आपको पहले भी कहा अकाउंटिंग स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आ जाता है। ट्रेडिंग आ जाता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स में जो होता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके साथ आप लोग जो जर्नल्स, मतलब ये तो सबसे फर्स्ट आता है, एकदम वेरी फर्स्ट सिनेरियो, जर्नल, सेकंड में लेजर, थर्ड में ट्रायल बैलेंस। एक्चुअली जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस उससे ही बनता है ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, एंड देन ऑब्वियसली और एडवांस में कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इस तरह का। तो ये सारा का सारा मिलके क्या बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ प्रॉपर कॉन्सेप्ट फॉलो होके हुआ है कि नहीं हुआ है, यही तो ऑडिटर चेक करके बताते हैं, यही ऑडिटर चेक करके बताते हैं। और ऑडिटर को अकाउंट्स बहुत उम्दा जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो सर आप अपने आप को एज एन ऑडिटर समझो, तो आज का मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको समझने में बड़ा मजा आएगा। मैं आपको बैकग्राउंड समझा रहा था 2 मिनट, मुझे पता होता है सर ये सब बोलने में मुझे टाइम लगता है, आपको भी शायद ऐसा लग सकता है कि सर आप इतना सारा बातें करके क्यों बोलते हो, आप डायरेक्ट क्यों नहीं पढ़ाते हो, हमेशा घुमा फिरा के बातें करते हो सर। मतलब क्या बताएं, बिना कुछ, बिना बैकग्राउंड जाने कुछ भी काम करने से ना बैकग्राउंड खोखला हो जाता है। जैसे आप लोगों को पता है कि जो लोग पेंटर्स होते हैं, वो पेंटिंग जो भी करता है, पेंट करने से पहले उसको कलर जिससे वो पेंट करता है, जिसको हम लोग वो ब्रश होता है, वो सब चीज़ों को ना वो प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद ही वो ड्रॉ करता है। ऐसा नहीं कि एकदम अचानक से वो ब्रश वगैरह लिया और पेंट करना चालू कर दिया। बैकग्राउंड होता है हर चीज़ का। एक क्रिकेटर अचानक से जाके ग्राउंड में जाके बैठ के शॉट नहीं खेलता, उससे पहले वो थोड़ा सा नॉकिंग करता है, थोड़ा शैडो प्रैक्टिस करता है। आप देखे होंगे आईपीएल वगैरह जब चलता है, या फिर जो भी इंडियन क्रिकेट देखते हो आप, जब भी मैच के अंदर वो खेलने जाता है ना, बिफोर मतलब अपियर इन द मैच, मतलब फील्ड में जाके खेलने से पहले ना वो साइड रो के बाहर ना शैडो प्रैक्टिस करता है। तो दीज आर काइंड ऑफ शैडो प्रैक्टिस, ताकि आप ग्राउंड में जाके खेल सकें। तो चलो सर, देखो अभी अभी आप ध्यान से देखो कि एक ऑडिटर की तरह मैचिंग कॉन्सेप्ट एक ऑडिटर क्या क्या किस तरह से चेक करता है, और आप भी एज एन अकाउंटेंट समझ जाओ। All expense matched with the revenue of that period should only be taken into consideration in the financial statement of the organizations. If any revenue is recognized, then expense related to earn that revenue should also be recognized. सर बात कहने का मतलब मेरा इम्पोर्टेंस ही कुछ ऐसा है, मैं यहाँ पर आपको ट्रेडिंग एंड पीएल का बात कर रहा था, है ना, मैं आपको बात कर रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग पीएल का। तो इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो कह सकता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकता हूँ, और एक नाम से भी आजकल जाना जाता है कंपनी लेवल में, इनकम स्टेटमेंट। क्या नाम से जाना जाता है? इनकम स्टेटमेंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे कि मैं आपको बस 2 मिनट बता दूं, दिस इज अ डेबिट साइड, दिस इज अ क्रेडिट साइड। इस तरफ नॉर्मली सेल्स आता है सर, बाय सेल्स और इनकम। मैं ट्रेडिंग पीएल को एक कर दिया बिकॉज आजकल ऐसा होता है, डजंट मैटर, बस आपको समझाने के लिए। बाय सेल्स और इनकम, बाय एनी अदर इनकम, जो भी और इनकम होगा। इधर होता है टू एक्सपेंसेस, ठीक है, टू एक्सपेंसेस, वैराइटीज ऑफ एक्सपेंस जो होते हैं वो इधर आता है।
तो फिर जाके दोनों साइड टैली होते हैं, फिर यहाँ पर क्या आता है, टू नेट प्रॉफिट। सर क्या हमेशा बिजनेस में प्रॉफिट ही आता है? जरूरी नहीं सर, बिजनेस में लॉस भी आ सकता है। बट कोई भी बिजनेस लॉस करने के लिए तो बिजनेस नहीं खोलता ना। आप अपना बिजनेस ओपन कर रहे हो लॉस करने के लिए या बिजनेस ओपन करना चाहते हो प्रॉफिट करने के लिए? प्लीज टेल मी, आप अपना बिजनेस बनाना चाहते हो प्रॉफिट करने के लिए या लॉस करने के लिए? सर प्रॉफिट। ऑब्वियसली प्रॉफिट करने के लिए। तो ये एक जनरल पैरामीटर है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि हम हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, बट हाँ अगर लॉस आएगा तो इधर आएगा बाई नेट लॉस करो, ठीक है। बट हमारा कॉन्सेप्ट में लॉस यहाँ नहीं है, हमारे कॉन्सेप्ट में करेंटली प्रॉफिट ही हम कनेक्ट कर रहे हैं। जो भी आपका सेल्स या रेवेन्यू पार्ट होगा, सेल्स को हम लोग रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, इनकम को, जो भी आपका सेल्स या रेवेन्यू पार्ट होगा, यहाँ से आप एक्सपेंस को हटाओगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। जैसे हम लोग नॉर्मली ये सब चीजें हम लोग लेजर में करते हैं, ठीक है। दिस ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ लेजर अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि इधर का बैलेंस प्रॉफिट आता है। लेकिन अब आप यहाँ पर देखो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, कहता है कि इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, if any revenue is recognized, then the expense related to earn that revenue should be also be recognized. मतलब अगर आपको कुछ इनकम हो रहा है तो उसका रिलेटेड कुछ खर्चा आपने जरूर किया होगा। हेलो, अगर आपको यहाँ पर सेल हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं परचेज तो किए होंगे, जो आप ट्रेडिंग में दिखाते हो टू परचेज बोल के। तो एकदम सिंपल कहना है कि अगर आप यहाँ पर सेल दिखाना चाहते हो तो भी सेल रिलेटेड परचेज क्या होगा, तब आप ऐसे ही तो सेल नहीं दिखा सकते। या फिर अगर आप परचेज दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उस परचेज का कहीं ना कहीं सेल तो होगा। बिजनेस अगर चल रहा है तो आपको सेल्स तो दिखाना पड़ेगा। देखो एक ऑडिटर जब एक कंपनी में ऑडिट करने जाते हैं तो वो बेसिकली यही सब चेक करता है, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो क्या करते हैं ना, बहुत कुछ छुपाते हैं। छुपाते क्यों है जानते हो? चलो मैं बार बार आपको ऑडिटर का बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ऑडिटर जाके यही सब चेक करता है, बिजनेसमैन का जो लुका छुपी है उसको पकड़ते हैं। देखो सरकार को हम लोग टैक्स पेमेंट करते हैं, थोड़ा गहराई है बात में, आप लोग प्लीज समझने का कोशिश करना। नेट प्रॉफिट पे ही ना हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हम लोग जीएसटी देते हैं, जो सेल्स के ऊपर देते हैं, है ना। जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है सर, जीएसटी इज अ वेरी पॉपुलर टॉपिक इन टुडेज वर्ल्ड। जीएसटी में जो टैक्स देते हैं तो वो सेल्स के ऊपर देते हैं। आपका जो पर क्वार्टर का जो सेल अमाउंट होगा उस पर आपका क्या दिया जाता है, जीएसटी। इसके लिए आपको प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना होता है, तभी जाके आप प्रॉपर्ली सेल्स को नोट डाउन कर सकते हो और तभी जाके आप उस पर जीएसटी दे सकते हो। और एक होता है आपका इनकम टैक्स, जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, चाहे आपका जीएसटी टैक्स हो या फिर आपका इनकम टैक्स हो, सारा का सारा खेल किस पे डिपेंडेंट है, सारा का सारा खेल अकाउंट्स पे डिपेंडेंट है। तो एज ए बिजनेसमैन, नॉर्मली एक बिजनेसमैन क्या चाहता है, जीएसटी इनकम टैक्स ज्यादा देना चाहते हैं या कम देना चाहते हैं? व्हाट डू यू थिंक? कम देना चाहिए। कौन सर? ऑब्वियसली नॉर्मल बिजनेसमैन, ठीक है, हमेशा जीएसटी या फिर बिजनेस इनकम का जो टैक्स है, इनकम टैक्स को लो करना चाहेगा। नॉर्मल बिजनेस जीएसटी इनकम टैक्स को लो करना चाहेगा। तो वो अगर जबरदस्ती इसको लो करता है ना, तो ऑडिटर जाके ये सब पकड़ सकते हैं। एज एन ऑडिटर वो समझ जाके पकड़ सकते हैं कि भाई तुम जानबूझ के लो कर रहे हो। आपका इनकम टैक्स होना चाहिए था 10 लाख, आप इनकम टैक्स प्रोवाइड कर रहे हो गवर्नमेंट को 5 लाख। तो ये गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू मैच करने के लिए गवर्नमेंट करेगा, क्योंकि आप जानबूझ के लो नहीं कर सकते। आपको एज पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, आपको एज पर इनकम टैक्स रूल आपको चलना पड़ेगा, एज पर जीएसटी रूल्स आपको चलना पड़ेगा, गवर्नमेंट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो एज एन ऑडिटर आप ये सब जाके कैसे पता करोगे? आप अकाउंट चेक करके ही ना पता करोगे। उसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपका अगर इनकम दिख रहा है तो उसके रिगार्डिंग आपको एक्सपेंस भी दिखेगा। अगर आपका एक्सपेंस दिख रहा है तो एक्सपेंस रिगार्डिंग आपका इनकम भी दिखेगा, जो मैच करना जरूरी है। अगर आप कहीं पर कुछ एक्सपेंस करते हो, सपोज एक सिंपल सोचो ना, आपने एक्सपेंस किया अचानक से, ऐसे आपका पर्सनल लेवल में बता रहा हूँ, पर्सनल लेवल में बता रहा हूँ। सपोज आपने एक 10,000 का एक मोबाइल परचेज किया, ठीक है। तो 10,000 का एक स्मार्टफोन या मोबाइल आपने परचेज किया, तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये 10,000 का मोबाइल परचेज करना आपके लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है ना। बट क्वेश्चन इज दिस, ये 10,000 ऑब्वियसली आपने इनकम किया हुआ, 10,000 ऑब्वियसली आपका इनकम था, तभी ना आप एक्सपेंस कर पा रहे हो।
सिमिलर फैशन, इन द सिमिलर फैशन अगर आप 10,000 के इनकम कर रहे हो तो वो उसका एक्सपेंस कहाँ कर रहे हो? बिकॉज हम लोग पैसा तो सिर्फ देखने के लिए कमाते नहीं है, खर्चा करने के लिए ही इनकम करते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली ये मैचिंग करना, और वो भी बिजनेस में तो और ज्यादा, बिजनेस में तो इनकम एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस यही डेली का खेल होता रहता है। डेली इनकम एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस, ठीक है, मतलब डेली का पोएट्री है बिजनेस का। तो कहाँ से आता है कहाँ जाता है, कहाँ से आता है कहाँ जाता है, तो कहाँ से आता है कहाँ जाता है मैच करने से पता चलेगा ना। तो मैच करें ना, चलो सर अभी तक आपने नहीं बताया कैसे काम होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट ही बेस्ड है, as it is considered the occurrence of expense and income and do not consider on actual inflow or outflow of cash। देखो ध्यान से, it consider the occurrence of expense and income and do not concentrate on actual inflow or outflow of cash। कैश कितना इनफ्लो हो रहा है, कैश कितना आउटफ्लो हो रहा है, उसके साथ मैचिंग कॉन्सेप्ट रिलेटेड नहीं है। इसका मेन जो रिलेशन है दैट इज एक्सपेंस कब हो रहा है और इनकम कब हो रहा है, कितना पैसा आपसे निकल रहा है और कितना पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि किस पर्टिकुलर पर्पस में आपका एक्सपेंस हो रहा है या हो सकता है, एंड किस पर्टिकुलर पर्पस में आपका इनकम हो रहा है या हो सकता है। सर जस्ट वेट करो, ये क्या मैं कह रहा हूँ, मतलब हो रहा है या हो सकता है, ये क्या खेल है, आप बात समझ रहे हो ना। चलो सर समझ में अभी तक नहीं आया, मुझे पता है। दिस लीड्स टू एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स लाइक प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब कुछ खर्चा आप पहले कर देते हो, ये सब का आप जर्नल एंट्री कर चुके हो। दिस थिंग्स यू हैव ऑलरेडी डन जर्नल एंट्रीज। प्रीपेड करते हो तो जर्नल एंट्रीज यू ऑल नो, मुझे अभी जर्नल एंट्री आपको नहीं बताना है। आउटस्टैंडिंग करते हो तो उसका जर्नल एंट्रीज अलग होता है। ये प्रीपेड कॉन्सेप्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट कैसे आते हैं, अनअर्न्ड या एक्रूड इनकम, जो आपने अभी तक कमाया नहीं आप कमाओगे। एक्रूड मतलब यू ऑल नो, जो आपको अभी तक मिला नहीं बट आपके नाम पे ड्यू हो रहा, ठीक है। तो ये सारा का सारा खेल आपको यहाँ समझ में आएगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी एक्सपेंस, ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी ध्यान से सुनिएगा, नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी एक्सपेंस आइडेंटिफाई एवरी इनकम। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि हर इनकम अपना खर्चा को ढूंढ ले, जरूरी नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी खर्चा, हर खर्चा अपना इनकम को आइडेंटिफाई कर सकते, जरूरी नहीं। बट सम एक्सपेंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेवेन्यू, बट कुछ खर्चा ऐसा भी होते हैं जो रेवेन्यू से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, एंड सम आर टाइम बाउंड, और कुछ चीज होते हैं जो समय के साथ समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग एक्सपेंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स, है ना, सेलिंग का एक्सपेंसेस सेल से ही जुड़ा हुआ होगा, बट रेंट सैलरीज एटसेट्रा आर रिकॉर्डेड ऑन एक्चुअल बेसिस। अगर आपको किसी से रेंट मिलेगा, या फिर अगर आपको किसी को रेंट देना है, या फिर अगर आपको किसी को सैलरी देना है या लेना है, ये सब जो है रेंट सैलरीज ये सब एक्चुअल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है फॉर ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। इन अदर वर्ड्स पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट हैज आल्सो बीन फॉलोड व्हाइल अप्लाइंग मैचिंग कॉन्सेप्ट। तब जब हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तब हम लोगों को पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट भी, जो हम लोगों ने पहले कर चुका है ना, पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट भी सेम टू सेम टाइप को फॉलो होता है। सर ये सारा का सारा स्टोरी आपको एक एग्जांपल से क्रिएट हो जाएगा। चलो एग्जांपल आप ध्यान से सुनना प्लीज। हाँ, इतना सारा बात आपको एक एग्जांपल से क्लियर। मिस्टर पी के, प्लीज कंसेंट्रेट। मिस्टर पी के, सर पी के मतलब वो आमिर खान वाला पी के, या जो भी समझो आप, पी के, ठीक है। मिस्टर पी के started clothes business, okay, he purchased 10,000 pieces garments of rupees, ये सब आप लिख के रखो अपने कॉपी लो, और यहाँ पर कितना क्या हो रहा है आप फटाफट अपना नोट डाउन करो ताकि आप मुझे बोलते बोलते हेल्प कर पाओ। कितने का परचेस कर रहा है, 10,000 पीस। कॉपी में लिखने का कोशिश करो सर, फटाफट ऐसे रफ जैसे। परचेस 10,000 पीसेस ऑफ गारमेंट्स 100 पर पीस, कितना होता है प्लीज टेल मी। 10,000 पीसेस गारमेंट्स 100 पर पीस कितना होता है? 10 to 100 कितना? 10 लाख ना? 10 लाख सर। हाँ 10 लाख। ये सब आप लोग फटाफट मुझे हेल्प करना। एंड सोल्ड 8,000 पीसेस। देखो सर आप परचेस कितना कर रहे हो, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। परचेस है आपका
10,000 इंटू पर पीस, 100 पर पीसेस, तो आपका हो जाता है 10 लाख का परचेस। 10 लाख का आपका परचेस हो गया। 8,000 पीसेस आप सेल कर रहे हो, पहले आप परचेस करोगे फिर ना आप सेल करोगे। 8,000 पीसेस आप सेल कर रहे हो 150 पर पीस ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है। सपोज आपका अकाउंटिंग पीरियड है, तो पहले आप सोल्ड का हिसाब लिख लो। 8,000 पीसेस 8,000 पीसेस कितना करके 150 पर पीस, 150 पर कितना होता है प्लीज मुझे बताना। सर 12 लाख। 12 लाख का सोल्ड कर। अकाउंटिंग पीरियड आपका सपोज एक 12 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड है, मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही बता रहा हूँ। फर्स्ट अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, दिस इज योर अकाउंटिंग पीरियड। ओके, इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में आपका ये सब खेल चल रहा है। आपने परचेज किया था 10 लाख का, आपने सेल किया था 12 लाख का, ठीक है। और क्या है अकाउंटिंग पीरियड में, और क्या हुआ है? अच्छा मैंने आप थोड़ा गलत बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियड जो है वो बोला है आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर। चलो चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बोला है सर, सम जो बोलेगा वही करना पड़ेगा, आप अपने मर्जी से नहीं ले सकते। तो सम्स में बोला है, सम्स में पीरियड बोल दिया तो आप अपने मर्जी से मत लो। सम्स में पीरियड क्या बोला? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2015 का है, 2015 का है इसका डेटा चल रहा है। ओके, और क्या हुआ है फटाफट देखो। He paid shop rent 3,000 पर मंथ, धीरे धीरे करो। हाँ, He paid shop rent 3,000 पर मंथ, 3,000 का पर मंथ का शॉप रेंट दे रहा है, कितना करके? पर 11 मंथ्स का दे रहा है, लेकिन उसके अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का है। अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का है, बट वो शॉप का रेंट दे रहा है 3,000 पर मंथ 11 मंथ्स का, ठीक है। एंड पेड 8 लाख टू द सप्लायर ऑफ गारमेंट्स एंड रिसीव 10 लाख फ्रॉम द कस्टमर्स। जस्ट अ मिनट, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले वो शॉप रेंट दे रहा है, चलो शॉप रेंट वो जो दे रहा है, शॉप रेंट कितना दे रहा है? ऐसे तो 12 मंथ का होना चाहिए, बट वो पे कर रहा है 11 मंथ का 3,000 करके। ओके, तो 33,000 है ना, 33,000 रेंट पे कर रहा है। अच्छा, और क्या हुआ? 8 लाख वो सप्लायर को पे कर रहा है, और कस्टमर उसको पे कर रहा है 10 लाख। पेड टू सप्लायर, पेड टू सप्लायर, पेड टू सप्लायर कितना बोला सर? 8 लाख। तो परचेस किया था 10 लाख का, ध्यान दीजिएगा, उसने परचेस किया था 10 लाख का, बट वो पे कर रहा है, सप्लायर मतलब कौन? उसका क्रेडिटर ना, 8 लाख टू क्रेडिटर को पे कर रहा है। ओके, और 10 लाख उसको कस्टमर से मिल रहा है, मतलब रिसीव फ्रॉम कस्टमर, चाहे तो आप लोग लिख लो सर। रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स कितना? 10 लाख। रिसीव फ्रॉम कस्टमर 10 लाख। सेल कितने का किया था? 12 लाख का। मेल कितना रहा है? 10 लाख का, ठीक है। तो किससे ले रहा है ये? डेटर से ले रहा है। रिसीव कर रहा है डेटर से ही तो रिसीव करेगा,
तो ये क्रेडिटर को पे कर रहा है या क्रेडिटर से रिसीव कर रहा है। मुझे बस आप लोग एक ही चीज बता दो, सिनारियो क्लियर है कि नहीं, पूरा का पूरा स्टोरी क्लियर है कि नहीं, यहाँ पर बता दो। 10 लाख का परचेस, 12 लाख का सेल, शॉप का रेंट दिया 33,000 का, जहां उसको देना चाहिए था 36,000 का, सप्लायर को जहां पेमेंट करना चाहिए था 10 लाख, सप्लायर को पेमेंट करना चाहिए था 10 लाख, पेमेंट किया 8 लाख, 2 लाख का बाकी है, कस्टमर से मिलना था 12 लाख बट मिला 10 लाख, यहाँ पर भी 2 लाख का उसको मिलेगा, ठीक है, मतलब रिसीवेबल्स है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा खेल अकाउंट्स में कैसे एंट्री होता है और उस पर मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे खेल खेलता है, आप देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या होता है। स्निग्धा क्लियर होच्छे तो? स्निग्धा यस सर। पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू से अगर चले तो लेट अस सी हाउ द एक्चुअल पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट ऑपरेट। Periodicity concept fixes up the time frame for which the performance is to be measured and financial position is to be appraised. Here it is January 2015, December to December 2015. Concept जो है वो 1st Jan 2015 से 31st December 2015 तक का है। So revenues and expense are to be measured for the year 2015. जो भी revenue and expense होगा हमें किसका मेंटेन करना है, मेजर करना है, 2015 का मेंटेन करना है, मेजर करना है। एंड assets and liability to be ascertained, मतलब इस पर्टिकुलर ईयर में जो भी एसेट एंड लाइबिलिटी क्रिएट होगा बैलेंस शीट वाइज वो भी ascertained होगा 31 दिसंबर 2015 में जाके। तो यही हमारा क्या है, दिस इज आवर ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग। अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑपरेट्स टू मेजर रेवेन्यू। अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें, एक्चुअल में हम क्या करते हैं, ड्यू करते हैं। पहले मैं आपको बताया एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, ड्यू बेसिस में हम लोग एंट्री करते हैं। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट में अगर मेजर करें तो रेवेन्यू कितना हमें मिलेगा, 12 लाख का, अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ गारमेंट्स ऑफ 8,000 पीसेस इनटू 150। सर देखो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ लिख लिया, जब हम सेल कर रहे हैं 8,000 इंटू 150 करके, तो आपको मार्केट से सेल करके कितना मिल रहा है। अगर कोई आपको बोले कि भाई कितना इनकम हो गया, तो आप क्या बोलोगे, आप सेल कर चुके हो तो आप क्या बोलोगे, आपका इनकम कितना है, 12 लाख है। आप यही बोलोगे कि आपका इनकम 12 लाख। बट क्या आपको 12 लाख मिला? नहीं, आपको नहीं मिला। 12 लाख से आपको नहीं मिला पूरा का पूरा, आपको 10 लाख मिला है। तो स्टिल 2 लाख का बाकी है, 2 लाख स्टिल बाकी है, पेंडिंग है आपको। तो देखो यहाँ पर ये एक पॉइंट है कि 12 लाख आपको मिलना था, तो आपने बोल दिया कि मेरा एक्चुअल कॉन्सेप्ट में मेरा मेजर है रेवेन्यू 12 लाख का, जो मेरा ये सेल करके मिल रहा है, विच एक्रूड ड्यूरिंग 2015। ये पूरा का पूरा एक्रूड 2015 में हो रहा है। बट जरूरी है क्या कि 2015 में एक्रूड हुआ है तो पूरा का पूरा पैसा आपको 2015 में मिलेगा? नॉट नेसेसरी। बट अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो हम कैसे उसको मेंटेन करेंगे, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि 2015 में अगर मुझे पूरा का पूरा कैश नहीं मिलता है, which accrued during 2015, not the cash receipt, not the cash receipt, मतलब accrued तो 2015 में हुआ है बट कैश रिसीप्ट तो पूरा नहीं हुआ। तो ₹10 lakh and also the expense correctly, not the cash receipt, मतलब which accrued during 2015, not the cash receipt 10 lakh and also the expense correctly, shop rent for 12 months। कितना हुआ है एक्सपेंस का, देखो 12 महीने का एक्सपेंस है, कितना होना चाहिए था, 12 महीने का 3000 करके था। जस्ट लुक एट दिस, आपका 12 मंथ का था, 12 मंथ का 3000 करके आपका 36,000 होना था, बट स्टिल यहाँ पर आपका 3000 का रेंट देना बाकी है। लेकिन आपने कितना पे किया, 33,000। तो 2013-15 में आपका कुछ एक्सपेंस है जिसका आपने पेंडिंग रख लिया, आपका कुछ इनकम है जो मार्केट में पेंडिंग रह गया। लेकिन आपको अगर पूछा जा रहा है कि आपका इनकम क्या है, तो आपका इनकम कुछ और ही आ रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर एक्चुअल कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, शुड द अकाउंटेंट ट्रीट 10 लाख एज एक्सपेंस फॉर परचेज फॉर मर्चेंडाइज? मतलब यहाँ पर परचेज कितना था, 10 लाख का था ना, लेकिन पेमेंट कितना किया है, पेड टू सप्लायर कितना हुआ है, 8 लाख। तो क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए, ये 10 लाख का परचेज मेंटेन मतलब एक्सपेंस मेंटेन करना चाहिए
या फिर यहाँ पर का 8 लाख जो उसने एक्चुअल में पेमेंट किया है वो मेंटेन करना चाहिए? देयर इज अ क्वेश्चन। ऑब्वियसली यही तो डाउट है जो कॉन्सेप्ट के थ्रू से हमें पता चलेगा। तो ध्यान से देखो, एक्चुअल कॉन्सेप्ट कहता है कि 10 लाख का करो, बट जब कैश कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो वो 8 लाख का करने को बोलेगा। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कंफ्यूजन इज देयर सर, और कंफ्यूजन सॉल्व करना ही हमारा यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ध्यान से सुनो, शुड बी अकाउंटेंट ट्रीट 10 lakh as expense for purchase of merchandise and should he treat 1,64,000 as profit? सर मैं आपको बताता हूँ ये 1,64,000 कहाँ से आया। रेवेन्यू कितना है? 12 लाख का। रेवेन्यू 12 लाख का है कि नहीं बताओ? ये देखो 12 लाख का रेवेन्यू है कि नहीं, मतलब मिला तो पूरा नहीं सर, लेकिन अगर आप रेवेन्यू भूलोगे तो कितना है? 12 लाख का। तो 12 लाख का रेवेन्यू, आपने टोटल सेल 12 लाख का किया तो रेवेन्यू आपका 12 लाख। वहां से आपका आपने कितने का परचेस किया था, मतलब जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मर्चेंडाइज, दैट इज 10 लाख। तो यहाँ पर आपका हो गया 2 लाख। आपने खर्चा किया 36,000 का, शॉप का रेंट दिया है ना। एक्चुअल में आपके पेमेंट हुआ 33 का, बट अगर हम सब कुछ ओवरऑल पकड़ रहे हैं तो 12 लाख माइनस 10 लाख, 2 लाख से आप 36,000 लेस कर दो तो आपका क्या होता है? 1,64,000 आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। क्या ये सही है? यस सर। ऑब्वियसली सही, ये ऑब्वियसली सही है, बट ये चीज आपको एज एन अकाउंटेंट, एज ए बिजनेसमैन आपको गड़बड़ में डालेगा। रेवेन्यू 12 लाख, ओके, परचेज 10 लाख, ओके, 2 लाख आपका प्रॉफिट तो हो रहा था, लेकिन फिर भी पूरा नहीं होगा बिकॉज आपका 36,000 का एक्सपेंस है। तो 36,000 लेस करके 1,64,000 का प्रॉफिट बता रहे हो, बट ऑब्वियसली द आंसर इज नो। मतलब ये जो प्रॉफिट आपका दिख रहा है, क्या यही प्रॉफिट है आपका? नहीं, ये आपका प्रॉफिट नहीं है। मैचिंग लिंक्स रेवेन्यू विद एक्सपेंस, यहीं पर खेल है, आपको यही समझना पड़ेगा। जो आम जनता समझते हैं वो आप नहीं समझोगे। जो एक आम जनता समझते हो ना, एक कॉमन पर्सन जो अंडरस्टैंड करता है, यू द एक्सपर्ट्स ऑफ अकाउंटेंट्स विल नॉट अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। सर तो फिर क्या होगा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एक कॉमन कॉन्सेप्ट हमें सिखाते हैं, एक कॉमन कॉन्सेप्ट हमें सिखाते हैं कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट, बट दिस अनक्वालिफाइड इक्वेशंस में क्रिएट मिसकॉन्सेप्शंस। ये मिसकंसेप्शन क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आपने यहाँ पर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस किया और आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। रेवेन्यू से आप एक्सपेंस को हटाए, 12 लाख माइनस 10 लाख रेवेन्यू था आपका, और वहां से आपने अपना एक्सपेंस को हटा के अपना प्रॉफिट बता रहे थे। बट एक्चुअल में इट शुड बी डिफाइंड एज पीरियडिक प्रॉफिट इक्वल्स टू पीरियडिक रेवेन्यू माइनस मैच्ड एक्सपेंस। कैसे? फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड सच एक्सपेंस आर reduced, deducted, which are expended to generate the revenue to determine profit of that period. In the given example, revenue relates to only sale of 8,000 pieces of garments. आपने एक्चुअल में कितना सेल किया? 8,000 पीसेस सेल किया। 8,000 पीसेस का क्या दाम है? 150 करके दाम है सर। तो आपका प्रॉफिट क्या होना चाहिए? रेवेन्यू होना चाहिए 12 लाख। ओके, आप यहाँ से एक्सपेंस हटाओ। एक्सपेंस में आपका मर्चेंडाइज कितना है? आपने मर्चेंडाइज के लिए कितना पेमेंट किया? आपने मर्चेंडाइज के लिए पेमेंट किया 8 लाख, आपसे कैश इतना ही गया, ठीक है। तो 8 लाख हो जाएगा आपका मर्चेंडाइज, मतलब परचेस अमाउंट। शॉप रेंट कितना हो जाएगा? 36। तो 12 लाख से 8 लाख 36 हटा दो तो कितना होता है? 3,64,000। जस्ट थोड़ा वेट कर जाओ, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर जाओ। तो 3,64,000 आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। बट दिस इज नॉट द एंड। यहाँ पर आपके मन में सवाल आ सकता है, सर अगर आप एक्सपेंस को आधा ले रहे हो, मतलब एक्सपेंस तो कंप्लीट नहीं रहे हो ना, तो मेरा एक्सपेंस एक्चुअल में था 10 लाख का, बट मैंने यहाँ पर परचेस में लिखा 8 लाख। क्यों लिखा सर ऐसा? बिकॉज मेरा एक्सपेंस है ये, मैंने एक्चुअल में 8 लाख की एक्सपेंस किया, 10 लाख एक्सपेंस नहीं किया। तो यहाँ पर आप भी सवाल कर सकते हो, सर रेवेन्यू तो आपका एक्चुअल में 12 लाख नहीं है, आपको तो एक्चुअल में 10 लाख मिला है, अभी भी 2 लाख पेंडिंग है। नहीं सर, यहाँ पर देखो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट कर जाओ कि ये कहाँ किस तरह से मेंटेन होगा। आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे
और यही मजा है सर, आपका थोड़ा कंफ्यूजन ही आज मजा देगा हमें। तो जब आप 12 लाख का रेवेन्यू मेंटेन कर रहे थे तो वहां से आपने एक्सपेंस हटाया 8,36,000 का, तो 3,64,000 आपका प्रॉफिट दिख रहा है। आपका एसेट उस टाइम पे अगर आप मेंटेन करोगे तो क्या एसेट है आपका? आपका इन्वेंट्री है 2000 पीसेस का, क्योंकि आपने अभी तक टोटल आपका जो टोटल आपने 8000 पीसेस सेल किया ना, आपने 10,000 पीसेस सेल नहीं किया। आपने ख्याल किया बात? एकदम स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा था, ये देखो आपने कितना सोल्ड किया। परचेस किया था 10,000 का, सेल कितने का किया? 8,000 का। तो बाकी 2,000 कहाँ जाएगा? हेलो, स्टॉक है 10,000 का, परचेस है, सेल किया 8,000 का, 8,000 पीसेस सेल किया, तो बाकी 2,000 स्टॉक है। सर स्टॉक प्राइस को किस पे मेंटेन करना चाहिए, सेल प्राइस पे या परचेस प्राइस पे? सर परचेस प्राइस। परचेस प्राइस पे। सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, परचेस प्राइस पे आपका स्टॉक मेंटेन होना चाहिए। तो वही यहाँ पर अकाउंट्स में कर रहे हैं सर, इन्वेंट्री को मेंटेन कर रहे हैं 2000 पीसेस इंटू 100 करके 2 लाख। और एक चीज देखो, आपने टोटल 8,000 करके 150 पीसेस सेल किया, टोटल 12 लाख का सेल किया, लेकिन आपको कस्टमर से रिसीव कितना हुआ है? 10 लाख। तो जस्ट टेल मी, 12 लाख का टोटल सेल था, 10 लाख मिला है, बाकी क्यों क्या कहेंगे? सर एक्रूड इनकम। हाँ, क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस 12 लाख कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? सर एक्रूड इनकम। नहीं, दिस इज नॉट कॉल्ड एक्रूड इनकम, इसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल, मतलब एक्चुअली आपका डेटर है। आपका डेटर कितने का है? 12 लाख का। 12 लाख में से आपको डेटर ने पेमेंट कर दिया 10 लाख, तो स्टील आपको डेटर से मिलने वाला है। इसको आप डेटर भी कह सकते हो। ट्रेड रिसीवेबल और डेटर दोनों एक ही चीज है सर, मतलब स्टील आपको डेटर से 2 लाख मिलने वाला है, तो आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इज देयर। बट मार्केट में डेटर वर्ड यूज होता है किसी मतलब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और ये ट्रेड रिसीवेबल वर्ड यूज होता है मतलब अनदर पॉइंट सर, कि आप ट्रेड रिसीवेबल में भी यूज कर सकते हो। रिसीवेबल मतलब आपको मिलने वाला है, आपने रिसीव नहीं किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसीवेबल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसीवेबल? रिसीवेबल मतलब यू विल रिसीव्ड, यू विल नॉट, मतलब आपको करेंटली मिला नहीं है, मिलेगा, यू विल बी रिसीव्ड। ओके, तो आपको मिलने वाला है रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल आपको कितना हो गया? 2 लाख का। तो एसेट का क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे? एसेट का 2 लाख कॉन्सेप्ट क्लियर है? इन्वेंट्री 2 Yes, लाख, sir. ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख। दिस इज योर डेटर, दिस इज योर डेटर। और क्या कॉन्सेप्ट में कहानी में छुपा है सर? कहानी में और क्या छुपा हुआ है? ओके सर, आपका कैश भी तो आपका एसेट है, आपका कैश भी आपका एसेट है। तो कैश रिसीव आपने क्या की, कितना किया? देखो हम लोगों ने ऑलरेडी सब बना के रखे सर। कस्टमर से कितना कैश रिसीव किया आपने? 10 लाख कैश रिसीव आपने किया, 10 लाख। तो कैश रिसीव आपका 10 लाख है, आपने पेमेंट कितना किया? सर 8 लाख। 8,33,000। 8 लाख Oh, yes, कस्टमर्स को sir. पेमेंट किया है ना, माइनस 8,33,000। 8 लाख आपने सप्लायर को पेमेंट किया, सप्लायर को 8 लाख और 33,000 शॉप रेंट दिया ना सर, 11 मंथ का। तो आपने कैश पेमेंट किया इतना, तो 10 लाख से 8,33,000 हटा दो, तो 1,67,000 आपका कैश करेंटली पड़ा हुआ है, जो आपका एसेट है। ओके, जो आपका एसेट है। तो आपका एसेट में क्या क्या आया? आपके एसेट में क्या क्या आया?
फर्स्ट थिंग आपके एसेट में आया, इन्वेंट्री आया 2 लाख का, ट्रेड रिसीवेबल आया 2 लाख का, ठीक है, कैश आया 1,67,000 का। तो अब मुझे आप लोग बताओगे कि 2 लाख का इन्वेंट्री, 2 लाख का ट्रेड रिसीवेबल, 2 लाख इन्वेंट्री, 2 लाख ट्रेड रिसीवेबल, 2 लाख प्लस 2 लाख, 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,67,000, कुल मिला के कितना हो जाता है? 5,67,000। एसेट में एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है एसेट में और कुछ? नो प्रॉब्लम। लायबिलिटी में देखो, आपका अगर करेंटली आपको पूछा जाए कि भाई आपका मार्केट में लायबिलिटी कितना है, तो आप क्या कहोगे? आपको मार्केट में जितना पेमेंट करना बाकी है। सर फिर से आप अपना हमारा जो समरी है उसमें चलो। आपने परचेज किया था 10 लाख, लेकिन आपने सप्लायर को पेमेंट कितना किया था? 8 लाख, तो बाकी कितना है? 2 लाख। 10 लाख माइनस 8 लाख इक्वल्स टू 2 लाख। ये आपका क्या है? इसको क्या कहते हैं जानते हो? इसको कहते हैं ट्रेड पेबल। मतलब आपने पेमेंट किया नहीं, आपको पेमेंट करना है, तो ये ट्रेड पेबल आपका क्या है? लायबिलिटी है। तो दैट्स व्हाई यूज दिस वर्ड ट्रेड पेबल्स। अच्छा, आपका कुछ एक्सपेंस भी पे करना बाकी है। आपका 11 मंथ्स का आपने रेंट पेमेंट किया था 33,000 का, बट आपको एक्चुअल में पे करना कितने का चाहिए था? 12 महीने का 3,000 करके, तो आपको पेमेंट करना चाहिए था 36,000, आपने एक्चुअल में किया 33, तो आपका एक्सपेंस पेबल स्टिल बाकी है 3,000 का। यस और नो? यस सर। यस सर। तो आपका एसेट 5,67,000 का, आपका लायबिलिटी है 2,03,000 का। एक बार 5,67,000 से 2,03,000 लेस करो तो स्निग्धा बताओ तो, 5,67,000 से 2,03,000 लेस करो, कितना आता है? 3,64,000। 3,64,000। तो देखो, एसेट लायबिलिटी हटाए तो आपका 3,64,000 आया। तो ये 3,64,000 को एक्चुअल में आपको क्या कहना चाहिए? इसको एक्चुअली कैपिटल कहना चाहिए, और ये वही कैपिटल है जो आपका प्रॉफिट है। और ऐसे कि आपको पता है, आप लोगों को मैंने अकाउंटिंग इक्वेशंस करने के टाइम पे बताया था, व्हेन वी हैव डन अकाउंटिंग इक्वेशंस चैप्टर, उस टाइम पे आप लोगों ने सीख लिया था कि प्रॉफिट जो होता है वो ऐड हो जाता है, प्रॉफिट विल एडेड टू दी कैपिटल, है ना? प्रॉफिट ऐड हो जाता है कैपिटल में। तो यहाँ पर और कोई डेटा तो था नहीं, तो आपका जो 3,64,000 का कैपिटल है, यही आपका प्रॉफिट भी है। और प्रॉफिट, इसको आप प्रॉफिट बोलो, जो पहले आपने प्रॉफिट कर चुका था इसको, या आपने पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे। देखो, स्टार्टिंग में ही आपने प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया, और यहाँ पर फिर से वही वाला प्रॉफिट आया, दिस वन। आपने यहाँ पर 3,64,000 का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया था, और वही वाला यहाँ पर कैपिटल के हिसाब से आपको बाद में मिला। एसेट से लायबिलिटी हटाए तो आपको कैपिटल मिल गया। और ऐसे भी आपको पता है, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू व्हाट? एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल। एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू, आपका एसेट था 5,67,000 का, आपका लायबिलिटी हुआ था 2,03,000 का, अल्टीमेटली आपका कैपिटल हो गया 3,64,000 का, जो ये 3,64,000 you previously calculated as a profit. Just look at this. फिर से एक बार मैं आपको रिवीजन कराता हूँ, ध्यान से देखो। फिर से कॉन्सेप्ट को मैं रिवीजन कराता हूँ, ध्यान से देखो। सब कोई बहुत ध्यान से देखो। देखो क्या हुआ था,
आपने स्टार्टिंग में क्या किया था, आपका 12 लाख का रेवेन्यू जनरेशन हुआ था, आपने स्टार्टिंग में एक्सपेंस मतलब आपका एक्चुअल एक्सपेंस आपने पे किया था परचेज में 8 लाख का, बट शॉप का रेंट आपने दिया था 36,000। बस एक ही चीज हम लोगों ने यहाँ पर अलग से दिखाया, दैट इज आपका मर्चेंडाइज में आपने एक्चुअल में मतलब देखो आपने सेल टोटल में कर दिया था। प्लीज एक बार आप मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। रेवेन्यू जब आपने 12 लाख का शो कर रहे हो, एक्चुअली आपने 8,000 पीसेस इंटू 150 करके टोटल में सेल कर दिया था। 10,000 पीसेस सेल आपने नहीं किया, आपने 8,000 पीसेस सेल किया था, दैट्स व्हाई योर रेवेन्यू इज 12 लाख। बट मर्चेंडाइज आपने जो खरीदा था दैट इज वो टोटल में खरीदा था 10 लाख का, बट एक्चुअल में आपने पे किया था 8 लाख का। तो आपने एक्सपेंस जितना पे किया वही आप यहाँ दे रहे हो, बाकी आपने पे नहीं किया इसलिए आप नहीं दिखा रहे हो। ये आपका ट्रेड पेबल है, बट रेवेन्यू आपका जनरेट तो हो चुका था ना, बिकॉज आपने 8,000 इंटू करके 150 का जितना आपने टोटल सेल किया था वो टोटल सेल का आपका टोटल रेवेन्यू होगा। हेलो, प्लीज टेल मी, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। है ना, दैट्स व्हाई 12 लाख से आपने ये हटाया तो आपका 3,64,000 आया। बाकी एसेट लायबिलिटी आपको मैंने बता दिया, तो टोटल में ये मैच हुआ। लेकिन कुछ देर पहले हम लोगों को ये लग रहा था कि शायद ये सही है। जस्ट फ्यू मिनट्स बैक हम लोग एक दूसरा इक्वेशंस देख रहे थे, जिसमें हमारे पास जो इक्वेशंस आ रहा था, should the accountant treat 10 lakh as an expense for purchase of merchandise and should he treat 1,64,000 as profit, that is revenue versus merchandise 10 lakh, shop rent 36,000। तो obviously तो उसका क्या आंसर आ रहा था 1,64,000। तो 12 लाख minus 10 lakh 2 lakh minus 36,000 equals to 1,64,000। आप लोग उस टाइम पे बोले थे कि ये सही है, सबको ही आप लोगों ने हाँ बोला था और लग भी रहा था, लेकिन ये मैचिंग नहीं हो रहा था। जो देखो ये दिस इज नॉट द राइट आंसर, राइट आंसर इज दिस। हेलो अकाउंटेंट, मिस्टर अकाउंटेंट, मिस अकाउंटेंट लोग, आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ कि गड़बड़ घोटाला ऑडिटर कैसे पकड़ सकते हैं, या फिर रूल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और अकाउंटेंट का काम क्या है जो एक आम आदमी से अलग सोच सकता है? Yes, sir. Which one is more scientific? Obviously 3,64,000 is much more scientific, much more logical, है ना? Yes, sir. क्या सबको समझ में आया? प्रगति Yes, क्लियर है? प्रगति, yes, sir. काजल, निकिता, निबिड़, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। चलो, आप सबका समझ में आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा एसेट है सर। मेरा एसेट लायबिलिटी आप ही लोगों सर। जस्ट 2 मिनट होल्ड करो। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है सर, समझ में आ रहा है ना? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है, या फिर क्या क्या है इसका लेवल, क्या है, कैसे आप अकाउंट्स को अपना ज़िंदगी बना सकते हो, आपको अच्छा लगना चाहिए,
और आगे जाके आप एज एन अकाउंटेंट अपने आप को बिल्डअप कर सकते हो, और क्या वैल्यू है अकाउंटेंट का। आई होप आप लोग सब समझ पा रहे हो, मुझे आशा है। ओके, नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न, चलती का नाम गाड़ी। नाम सुने हो सर, मूवी है, बहुत फेमस मूवी है, चलती का नाम गाड़ी। ठीक है, तो चलती का नाम गाड़ी इन द सेंस, गाड़ी अगर खड़ा है तो गाड़ी, गाड़ी कहाँ, गाड़ी समझते हो ना, कार का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कि कार होगा तो चलेगा, कार खड़ा रहने के लिए नहीं। मतलब ऑब्वियसली अगर मतलब आपके घर के सामने, जैसे मेरे यहाँ पर एक मेरा एक स्कूल टीचर है, ठीक है, मेरे नेटिव में, तो उन्होंने एक आज से मैं 15-15-20 ईयर्स बैक का बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक मारुति 800 में, ठीक है, हेलो आप सबको मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, यस सर। यस सर। तो उन्होंने एक मारुति 800 लिया, तो मारुति 800 लेके उनका एक गैरेज बनाया घर के सामने, तो मारुति 800 उनके गैरेज में ही रहता था। तो एक दिन मतलब एक्चुअली वो मैम का जो मतलब पेरेंटल हाउस है, मैम के पेरेंटल हाउस के जस्ट अपोजिट में। एक बार मैम के पेरेंटल हाउस में किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उस टाइम पे मैम लोग का जो कार था वो बाहर था, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा कार तो हमें थोड़ा हॉस्पिटल्स वगैरह लेके जाना है, एक पर्पस कार। बोले नहीं नहीं, हमारा गाड़ी हम नहीं दे सकते, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो कार उन्होंने खरीदा था, और सच मतलब नॉर्मली सिर्फ मैम लोगों को ही नहीं, किसी को भी, ना तो वो लोग खुद चढ़ता था और ना किसी को कभी जरूरत में देता भी था। पॉइंट तो फिर उन दिन मेरे को, हम लोगों को समझ में आया कि गाड़ी खरीदने का पर्पस जब फुलफिल नहीं होता तो फिर गाड़ी खरीदने का जरूरत ही क्यों है। तो जो भी हो, तो सवाल मेरा यही है कि बिजनेस करने का पर्पस ये है कि बिजनेस को चलाना है। बिजनेस को बंद करके रखने के लिए एक दुकान ओपन कर दिया, और फिर कभी बिजनेस में मन नहीं लगाते, दुकान चलता नहीं है, या फिर दुकान चलाने में कभी काम मेहनत ही नहीं करते, कभी सोचते ही नहीं है, कभी आइडिया नहीं लगाते कि किस तरह से मैं अपना शॉप को चला सकता हूँ। तो वी एक्चुअली डोंट बिल्ड एनीथिंग लाइक दैट। तो अगर बिजनेस को हम बंद करने के लिए तो कभी नहीं चलाते ना, बिजनेस को हमेशा चलाते हैं बिजनेस को करने के लिए। तो बिजनेस एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में बनाया जाता है। गोइंग कंसर्न, जो कंसर्न का मतलब क्या है, देखो बिजनेस का एक दूसरा नाम कंसर्न है, क्यों जानते हो? वाई बिजनेस इज कॉल्ड कंसर्न? बिजनेस का बहुत तरह का नाम है सर, आप लोगों को इतना डिटेल्स बिजनेस का मतलब समझाऊंगा मैं जब आप लोग इनकम टैक्स पढ़ोगे मेरे पास। इनकम टैक्स जीएसटी जब पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर बिजनेस का डेफिनेशन मैं आपको भर भर के दूंगा, बिकॉज वहाँ बिजनेस का डेफिनेशन बहुत बड़ा है। ठीक है, तो बिजनेस के डेफिनेशन में बताया गया एज पर एक्ट कि बिजनेस एक कंसर्न है, बिजनेस एक एडवेंचर भी है। बिजनेस एडवेंचर भी है, बिजनेस कंसर्न भी है। तो बिजनेस को कंसर्न इसलिए कहा जाता है कि जब किसी ने भी बिजनेस करने के लिए कोई प्रोजेक्ट करता है, कोई बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उनको पता भी नहीं होता कि सच में उनका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ऑब्वियसली कंसर्न का बात है ना, हम लोग कब बोलते हैं कंसर्न, वी आर वेरी कंसर्न अबाउट इट। हम लोग तभी कंसर्न के बारे में बात करते हैं बिकॉज जब वो पर्टिकुलर मैटर हमें चिंता देते हैं, तो बिजनेस ऑब्वियसली चिंता देते हैं। बिजनेस ऑलवेज प्रोवाइड अस सम काइंड ऑफ कंसर्न कि कल पता नहीं कल बिजनेस में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, है ना, कल बिजनेस में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ऑलवेज कुछ ना कुछ चिंता। पता नहीं कल मेरा क्लाइंट आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कल मेरे दुकान में कस्टमर्स आएगा कि नहीं आएगा, कल कितना सेल होगा, कल कितना प्रॉफिट होगा, हमें पता नहीं चलता। बिकॉज ये कोई जॉब नहीं है कि हम जॉब कर रहे हैं तो हमें एट द एंड ऑफ द मंथ हमें सैलरी मिलेगा। बिजनेस में ऑलवेज चिंता है, बिकॉज बिजनेस हमेशा एक अनसर्टेन सिचुएशंस में होता है, कभी बहुत ज्यादा हो सकता है, कभी बहुत कम हो सकता है, कभी कुछ नहीं हो सकता। बिजनेस इज ऑलवेज अनसर्टेन, दैट इज व्हाई बिजनेस इज अ कंसर्न। बिजनेस एडवेंचर क्यों है? बिकॉज जब हम लोग किसी रूट पे एडवेंचर करते हैं, एडवेंचर उसी रूट में किया जाता है जो जिस रोड के बारे में एडवेंचर हम लोग जो ट्रिप करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो ट्रिप करके एडवेंचर करने जाते हैं, पहाड़ी में जाते हैं, जंगल में जाते हैं एडवेंचर करने, तो जंगल पहाड़ी का रूट जो होता है ना, वो हमेशा अनसर्टेन होते हैं। पता नहीं चलता कि कहाँ लैंडस्लाइड हो जाए, पता नहीं चलता कि जंगल में कहाँ, जंगल में मंगल, मतलब कुछ ना कुछ दिख जाए। ठीक है, तो ये ऑलवेज एडवेंचरस है। आप लोग एडवेंचर का बात बोलते मुझे याद आ गया,
ये मेरे घर के पीछे जो मेरा बाउंड्री है, इसमें 2-3 दिन से बहुत स्नेक निकल रहा है सर, इतना सारा स्नेक ना। हाँ, कभी मैं एक स्नेक देख रहा हूँ, कभी मेरा पापा दूसरा स्नेक देख रहा है। हाँ, अभी आया है सर कुछ लोग जो स्नेक पकड़ते हैं तो वो लोग आके अभी स्नेक्स के बारे में, तो मेरा 3 दिन से नींद नहीं हो रहा है सर, बस आंखों में स्नेक ही मेरे नज़र आ रहा है और बहुत डर लग रहा है। आप सबको स्नेक से डर लगता है ना? यस सर। स्नेक से डरता नहीं ऐसा कोई नहीं है, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो स्नेक से नहीं डरते। तो पता नहीं आज क्या होगा, स्नेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर मतलब फॉरेस्ट से बहुत सारे लोग आ रहे हैं सर कल से मेरे घर में। मैम लोगों के घर में बहुत निकल रहा है, पता नहीं इतना स्नेक क्यों है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर आबादी बहुत बढ़ रहा है, ये जंगल एरिया था और जंगल बंद हो रहा है और आबादी बढ़ रहा है, तो स्नेक को रहने का जगह नहीं मिल रहा है। आई थिंक दैट्स व्हाई इतना ज़्यादा मतलब स्नेक मतलब घर वगैरह से मिल रहा है। इट्स नॉट गुड फॉर देम। तो कोशिश किया जा रहा है कि स्नेक को पकड़ के एटलीस्ट जंगल में छोड़ दिया जाए। तो जो भी हो, एडवेंचर का बात है बोल के मैं आपको स्नेक का कहानी बताया, तो सीरियसली मैं बहुत डरा हुआ हूँ, जानते हो। मुझे हमेशा लग रहा है कि मैं सांप ही देख रहा हूँ। एक जगह में एक रस्सी पड़ा हुआ था, तो मेरे घर में जो लोग काम करते, मैं उनको बोला अरे वो सांप है, सांप है। वो लोग इतना हंसा मेरे ऊपर, आपको क्या बताऊँ। तो हर चीज़ में मुझे सांप दिख रहा है। ओके, तो चलो कोई बात नहीं कि बिजनेस क्यों कंसर्न है, बिजनेस क्यों एडवेंचर है, आपको थोड़ा पता चला। तो बिजनेस गोइंग कंसर्न भी है। गोइंग कंसर्न मतलब एक ऐसा कंसर्न है जो चलेगा। बिजनेस ओपन करना है तो आपको चिंता लेके ही बिजनेस को आगे बढ़ाना है। अगर आप प्रेशर लेना पसंद करते हो, ज़िंदगी में थोड़ा प्रेशर लेना ही चाहिए। प्रेशर में ही लोग अच्छा करते हैं, ठीक है। जो क्रिकेटर लोग, बॉलीवुड स्टार लोग जो भी फेमस होते हैं, यू ऑल नो देम, बिकॉज वो लोग प्रेशर लेके बहुत मतलब अच्छा काम करते हैं। और जैसे आप देख सकते हो, महेंद्र सिंह धोनी को देखे हो आप लोग? हेलो, आप लोग MS धोनी को जानते हो ना? सर क्या बात करते हो सर, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर लिया, लेकिन MS धोनी किस लिए जाने जाते हैं जानते हो? वाई MS धोनी इज सो फेमस, किस लिए मिस्टर कूल वो कहा जाता है? वाई मिस्टर कूल? MS धोनी इज फेमस फॉर वन थिंग, बिकॉज प्रेशर हैंडल करना वो इनसे सीखे। चाहे एज ए बैट्समैन हो, चाहे एज ए कैप्टन हो। इसीलिए तो MS धोनी इतना फेमस है कि एज ए बैट्समैन वो इतना प्रेशर सिचुएशंस में इंडिया को मैच जिताया, मतलब जो सीरियसली आज तक इंडिया की लीग में वर्ल्ड में बहुत कम लोग कर पाते हैं। और कैप्टनसी में भी सेम टू सेम सर, हमेशा प्रेशर सिचुएशन से इंडिया को मैच जिताया। सर फेलियर भी हुआ है सर, मतलब सक्सेस एंड फेलियर इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट ऑलवेज MS धोनी इंडिया को प्रेशर सिचुएशन से मैच जिता के निकाला है। तो दैट्स वाई इंडियन क्रिकेट में MS धोनी हमेशा उनको याद रखा जाएगा। और हमेशा इनका जो ये मिस्टर कूल क्यों, बिकॉज प्रेशर हैंडल कर पाते हैं ना सर। तो चलो, गोइंग कंसर्न है, तभी तो MS धोनी इंडियन क्रिकेट को एक गोइंग कंसर्न लेवल में लेके गया। ऐसा कभी नहीं लगा कि आज इंडिया हारेगा। जब जब धोनी कैप्टेंसी संभाला है, तब तक एक ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड। और विराट कोहली भी उन्हीं से सीखा। और विराट कोहली हमेशा कहता है कि आज मैं जो भी हूँ, आप ऑलवेज मेरा कैप्टन रहोगे और आप हमेशा मेरा कैप्टन थे। और आज भी जब धोनी की मैच में होता है, आप देखना कि कोहली उनको पूछ के ही बात करता था, हर एक डिसीजन से उनको आस्क करके ही वो डिसीजन लेता था। और तो एक रिव्यू सिस्टम होता है क्रिकेट में, जो धोनी मतलब उसको उसका नाम है VRS, तो धोनी उसका नाम हो गया DRS, मतलब धोनी रिव्यू सिस्टम, ठीक है। तो इतना अच्छा उनका कैलकुलेटिव पावर है क्रिकेट, जो भी हो सर। तो गोइंग कंसर्न देख लो सर, क्रिकेट अकाउंट सब एक है, सब एक है, बस आप एंजॉय करना सीखो। The financial statements are normally prepared on the assumption that an enterprise is going concern and will continue in operation for the foreseeable future. Business future में चलता जाएगा. Hence, it is assumed that the enterprise has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of its operations. If such an intention or need exists, the financial statements may have to be prepared on a different basis, and if so, the basis used is disclosed. ये concept बहुत popular concept है, going concern concept. The valuation of asset of a business entity is dependent on these assumptions. Traditionally, accountants follow historical cost in majority of cases.
ट्रेडिशनली अकाउंटेंट्स फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट इन मेजॉरिटी ऑफ केस। हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम लोग नॉर्मली करते हैं। मैं आपको बताता हूँ हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, आपको बहुत मजा आने वाला है। सपोज मिस्टर एक्स परचेज्ड अ मशीन फॉर हिज बिजनेस पेइंग 5 लाख। ध्यान दीजिएगा, एक मशीन परचेज किया है 5 लाख पे। आउट ऑफ 7 लाख इन्वेस्टेड बाय हिम, टोटल बिजनेस इन्वेस्टमेंट था 7 लाख का। मिस्टर एक्स टोटल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कितने का है? 7 लाख का। आउट ऑफ 7 लाख 5 लाख का मशीन परचेज किया। ओके, टोटल बिजनेस इन्वेस्टमेंट 7 लाख का है। आउट ऑफ 7 लाख 5 लाख का मशीन परचेज किया उन्होंने। आगे का खेल देखो। He also paid transportation expense and installation charges of amounting to 17,000। मतलब जो भी मशीन उन्होंने परचेज किया अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस मशीन का इंस्टॉलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन है जिसके लिए उन्होंने 70,000 का खर्चा किया। इफ इज स्टिल विलिंग टू कंटिन्यू द बिजनेस, इस फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा? मतलब इसके बाद भी अगर वो अपना बिजनेस को ऑब्वियसली कंटिन्यू करना चाहेगा तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने में कुछ ऐसा होगा, देखने में कुछ ऐसा होगा। उनका जो बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट में दिस इज लायबिलिटी साइड एंड दिस इज एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में उनका क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा, है ना? आप लोगों को पता है कि क्यों कैपिटल लायबिलिटी साइड में ट्रीट होता है, यू ऑल नो। तो कैपिटल हो जाएगा इनका 7 लाख का, और मशीन हो जाएगा उनका, कितने का मशीन खरीदा था उन्होंने? 5 लाख का मशीन खरीदा था, लेकिन 70,000 का इंस्टॉलेशन दिया था। पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ, 70,000 का इंस्टॉलेशन दिया था, तो मशीन का दाम अल्टीमेटली बढ़ जाएगा और 5 लाख प्लस 70,000 इक्वल्स 5,70,000 का टोटल मशीन हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसके पास कैश कितना पड़ा रहेगा? 7 लाख से 5 लाख सेकेंड हटा दो, कितना होता है? 1,30,000। तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली, तो ये हो जाएगा उनका बैलेंस शीट। तो सर ये तो सिंपल था, लेकिन सर बहुत बार में हम लोग क्या करते हैं ना, एसेट के दाम पे मशीन का दाम सोचते हैं, लेकिन उसका इंस्टॉलेशन या ट्रांसपोर्टेशन भूल जाते हैं, जो अल्टीमेटली मशीन के दाम के साथ ऐड हो जाना चाहिए। ये गोइंग कंसर्न के कारण ही होता है। बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो गोइंग कंसर्न में ही होता है। क्यों सर? आपको मैं आगे बताता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। कि अगर कुछ उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या उल्टा हो सकता है ये आपको 2 मिनट में समझ में आएगा। जस्ट वेट। नाउ सपोज, नाउ इफ यू डिसाइड टू बैक आउट, सपोज आप मशीन परचेज कर लिए, आप मशीन परचेज कर लिए एंड आफ्टर दैट आपको लग रहा है कि ये बिजनेस आप नहीं चला सकते। ऐसा बहुत लोगों के केस में होता है। ठीक है, हर साल दुनिया में मतलब अगर 50 लाख बिजनेस आता है तो हार्डली 1 लाख बिजनेस सर्वाइव कर पाता है और बाकी 49 लाख बिजनेस चला जाता है सर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम ऐसा ही होता है। नाउ इफ यू डिसाइड्स टू बैक आउट एंड डिजायर्स टू सेल द मशीन्स को सेल करना चाहता है, इट में फेच मोर देन और लेस देन 5,70,000। आपका 5 लाख का मशीन था, 70,000 का इंस्टॉलेशन था। हो सकता है कि आप मशीन को, अब किसको पता है कि मशीन जो उसने परचेज किया वो ज्यादा दाम में भी सेल हो सकता है ना। हेलो, आपको बिजनेस नहीं करना है, आप अपना मशीन सेल कर देना चाहते हो। डोंट वांट टू डू बिजनेस नाउ, मतलब गोइंग कंसर्न नहीं है आपका बिजनेस। आप मशीन सेल कर दिए, ठीक है, तो जस्ट मुझे बताओ आपका टोटल मशीन का प्राइस था 5,70,000 का। क्या ये 5,70,000 से हायर प्राइस पे सेल नहीं हो सकता, या फिर ये लोअर में भी सेल हो सकता है? क्या कोई बोल सकता है कि हायर में होगा या लोअर में होगा? ये तो टाइम बताएगा। हेलो, व्हाट डू यू थिंक कि 5,70,000 का मशीन 5,70,000 का मशीन इससे ज्यादा अमाउंट में सेल होगा या कम अमाउंट में सेल होगा?
सर अनसर्टेन है, क्योंकि हो सकता है कि जो मशीन आपका था ऐसा मशीन मार्केट में और नहीं है, तो आप ज्यादा दाम लगा सकते हो, आप ज्यादा दाम लगा सकते हो। अगर ऐसा मशीन बहुत मार्केट में अवेलेबल है तो आपका मशीन का दाम लोअर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि आप बिजनेस बंद करके वो मशीन किसी और को सेल कर देना चाहते हो। दिस इज द पॉइंट, मतलब आप अपना गोइंग कंसर्न को हटा रहे हो। सो हिज फाइनेंशियल पोजीशन शुड बी डिफरेंट if going concern concept is taken. Increase or decrease in the value of asset is the increase or decrease in the value of asset in short term. अगर शॉर्ट टर्म में बिजनेस एसेट का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होता है तो उसको इग्नोर करना चाहिए। द कॉन्सेप्ट इंडिकेट्स दैट एसेट्स आर केप्ट फॉर जनरेटिंग बेनिफिट इन फ्यूचर। कॉन्सेप्ट यही कहता है, द कॉन्सेप्ट इंडिकेट्स दैट एसेट्स आर केप्ट फॉर जनरेटिंग बेनिफिट इन फ्यूचर। बिजनेस में एसेट इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो एसेट हमें फ्यूचर में बेनिफिट देता है ना। आज मैं कोई एसेट परचेज करता हूँ तो वो अगर मुझे फ्यूचर में ही तो बेनिफिट देगा, आज नहीं देगा रे बाबा, कल देगा, परसों देगा, उसके बाद देगा, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, ऐसे करते करते हमको बेनिफिट देता जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट में बिजनेस बनाया जाता है, इसी कॉन्सेप्ट में मशीन्स भी परचेज किया जाता है। कोई बिजनेस में मशीन्स इसलिए नहीं परचेज करता कि वो इमीडिएटली सेल कर देगा। लेकिन करंट चेंज इन एसेट, अगर बाई चांस एसेट का वैल्यू करेंटली चेंज हो जाते हैं, अगर बाई चांस एसेट का वैल्यू बाई चांस करेंटली चेंज हो जाते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म में, तो इज नॉट रियलाइजेबल एंड इट शुड नॉट बी काउंटेड। मतलब शॉर्ट टर्म में एसेट का वैल्यू चेंज को कभी काउंट नहीं किया जाता, लॉन्ग टर्म में ही काउंट किया जाता। हो सकता है 5,70,000 का मशीन आप शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म का डिफरेंस क्या होता है? शॉर्ट टर्म मीन्स मोर विद इन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है विद इन 1 ईयर। एंड लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर। तो मोर देन 1 ईयर में अगर आपका बिजनेस में एसेट का वैल्यू चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग ऑब्वियसली समझेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में होता है तो उसको इग्नोर ही करना चाहिए। समझ में कुछ आया? हेलो, Yes, sir. तो ये क्या कॉन्सेप्ट था? ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट था। अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में रहेगा तो आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में समझना चाहिए। लेकिन अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में नहीं चलेगा तो एसेट के वैल्यू में अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो चेंजेस को आपको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में जाएगा तो ऑब्वियसली आप उसको काउंट करो, बट शॉर्ट टर्म में उसको काउंट ना करो। ठीक है, क्लियर है ना? प्रगति, पायल, निकिता, निकिता, यस सर। Yes, sir. ये था गोइंग कंसर्न। याद रखिएगा, बहुत वाइटल है गोइंग कंसर्न। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कैसा कॉन्सेप्ट है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बाय दिस कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट, इन अदर वर्ड्स acquisition cost. Although there are various measurement bases, accountants traditionally prefer his concept in the interest of objectivity. When a machine is acquired by paying 5 lakh, following cost concept, the value of the machine is taken as 5 lakh. अब जब भी कोई मशीन को 5 लाख में एक्वायर करते हो तो आप उस मशीन का क्या दाम लगाओगे? 5 लाख ही लगाओगे ना, कि मेरा मशीन 5 लाख का मशीन है। इट इज हाईली ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम ऑल बायस। Other measurement bases are not so objective. Current cost of an asset is not easily determinable. मैं आपको समझाता हूँ, just wait। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग आपको कुछ पहलू मिलेगा यहाँ पर। If the asset is purchased on 1/1/1995, मतलब अगर कोई एसेट 1 जनवरी 1995 को परचेज किया जाएगा, मतलब क्या था, एंड सच मॉडल इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। जो मशीन आप 1995 में परचेज किया था वो मशीन सभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। It becomes difficult to determine which model is appropriate equivalent to the existing one. मतलब ये मुश्किल हो जाते हैं कि जो एसेट हम लोगों ने 1995 में परचेज किया था उसका उस तरह का मशीन आजकल मार्केट में अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे उसका वैल्यू डिटरमाइन करोगे? सिमिलरली, unless the machine is actually sold, अब जब तक उस पर्टिकुलर मशीन को सोल्ड नहीं कर देते, मतलब क्या दाम उठ रहा है मार्केट में, आपको मार्केट में जाने से पता चलेगा कि आपका मशीन जो था वो 1 जनवरी 1995 में आपने परचेस किया। सपोज आप उसका वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हो
तो डिटरमाइन करने का आपके पास दो ही तरीका है। फर्स्ट वन कि इफ similar machine available in the market, similar type of machine available, मतलब अगर वैसा मशीन मार्केट में अवेलेबल है तो आप इजीली उसका कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हो। सर येस और नो प्लीज टेल मी। 95 में खरीदा हुआ मशीन आज की डेट में क्या उसका कॉस्ट हो सकता है? हाउ विल यू डिटरमाइन? यू ओनली कैन डिटरमाइन if that kind of similar product is available in the market. If not available, then how will you determine? Then you have a second choice. Your second options. Just निकल पड़ो क्या? To sold. To sell or sold जो भी बोलो, to sold that particular product. अगर आप मार्केट में उसको सेल करने के लिए निकलते हो तो मार्केट में लोग क्या दाम देने के लिए रेडी है? मार्केट में सर आप एक जन के पास तो नहीं जाओगे, आप कम से कम 10, 15, 20 जन के पास जाओगे कि भाई मेरा एक मशीन है, ये मशीन से आप लेना चाहोगे क्या? तो अगर आप देखते हो कि नीड होगा ना तो जरूर लेने आएगा। अगर नीड थोड़ा कम है तो लेने कोई नहीं आएगा, या फिर कुछ कम डिमांड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको उसका दाम तभी पता चलेगा जिस रेट में वो मार्केट में सेल होगा, उसी रेट में उसका कॉस्ट आप पता कर सकते हैं। हेलो सर, 95 का मशीन का कहानी समझ में आ रहा है? यस सर। सर ये कहानी है बिजनेस का। आई होप आप लोग बिजनेस के साथ कनेक्ट हो रहे हो। जितना जल्दी हो जाओगे उतना मुझे अच्छा लगेगा सर। Which model is appropriate equivalent to? Similarly, unless the machine is actually sold, realizable value will only be hypothetical figure. Lastly, present value base is highly subjective because to know the value of asset one has to choose the uncertain future. मतलब आज के डेट में क्या वैल्यू होगा, जब तक आप सोल्ड नहीं करोगे तब तक तो आपको समझ में नहीं आएगा ना कि भाई एक्चुअल में इसका दाम आज के डेट में क्या हो सकता है। तो एक हाईली अनसर्टेन सिचुएशन में ये चीज होता है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम भी है, लेकिन कॉस्ट कॉन्सेप्ट बहुत लोग यूज भी करता है। उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है यही तो आपको जानना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है? प्रॉब्लम ये हो सकता है, देखो ध्यान से सुनना प्लीज। However, the cost concept creates a lots of distortions too. Distortion भी करते हैं बहुत। जैसे सपोज इन्फ्लेशन है मार्केट में, सर इन्फ्लेशन समझते हो? महंगाई सर। अगर प्रोडक्ट में महंगाई आ जाए, इन्फ्लेशन, तो कुछ कहना चाहते हो क्या? इन्फ्लेशन मतलब मार्केट में महंगाई है, मतलब प्रोडक्ट का महंगाई चल रहा है कि वैसा प्रोडक्ट अभी मार्केट में है नहीं। जैसे क्या होता है, if an inflationary situation when price of all commodities go up an average acquisition cost loses its relevance. बहुत आवाज हो रहा है, म्यूट रखना प्लीज, बाद में आपका सवाल लेता हूँ। loses its relevance. For example, a piece of land purchased on 1195, एक लैंड आपने परचेज किया था 1995 में for ₹2000 में कॉस्ट 1 लाख एज ऑन 1/1/2050। 95 में जो जमीन आपने 2000 में लिया था, आज की डेट में उस जमीन का दाम 1 लाख है। हो सकता है? हो ही सकता है, क्योंकि मार्केट में लैंड का वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। आप लोग समझते हो ना कि लैंड का वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज लैंड कम होते जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जितना लैंड कम होते जाएगा डिमांड सप्लाई गैप क्रिएट होगा। लेस सप्लाई हाई डिमांड, प्राइस विल इंक्रीज। लेस सप्लाई, डिमांड का नॉर्मल रूल, लेस सप्लाई हाई डिमांड, प्राइस विल इंक्रीज। ये तो मार्केट में पता चल जाता है। 2000 का जमीन 1 लाख का हो सकता है, तो आपका खरीदा हुआ दाम तो 2000 है, तो आप अकाउंट्स में क्या एंट्री करोगे? 2000 में जमीन का दाम लगाओगे या 1 लाख का दाम लगाओगे? अगर कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, तो 2000 करना चाहिए। लेकिन अगर आप 2000 का अपना लैंड का वैल्यू दिखा रहे हो बैलेंस शीट में, हेलो समझ रहे हो ना सर? देखो ध्यान से देखो, बैलेंस शीट जब हम लोग मेंटेन करते हैं, लायबिलिटी, एसेट, इधर फिक्स एसेट्स दिया जाता है सबसे पहले, इसमें आते हैं लैंड,
उसमें आता है बिल्डिंग। तो आप मुझे बताओ, अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज होता है तो आपको 2000 रुपीज का लैंड वैल्यू दिखाना चाहिए या फिर 1 लाख का लैंड वैल्यू दिखाना चाहिए? नॉर्मली तो करंट वैल्यू दिखाना चाहिए, लेकिन अगर कोई हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज करता है कि मेरा तो परचेस इतने का था, नॉर्मली देखो ना हम लोग स्टॉक वगैरह जो होता है वो कॉस्ट में फॉलो करते हैं, बट यहाँ पर कॉस्ट जब हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्ट फॉलो करते हैं ना, तो प्रोडक्ट प्राइस हमेशा कॉस्ट में फॉलो करना चाहिए, सेल पे नहीं। तो लैंड के केस में हम 2000 पे नहीं 1 लाख में क्यों करना चाहिए? ये एक डिस्टॉर्शन क्रिएट किया कि नहीं किया, आप बताओ। जमीन का प्राइस 2000 का है, 1 लाख एक्चुअल में मार्केट में चल रहा है, तो आपका जो बैलेंस शीट है ना वो कुछ गलत दिखाएगा सर, प्रॉपर अप्रोप्रिएट नहीं होगा, अप्रोप्रिएशन नहीं हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है सर, अकाउंट्स में हर चीज अच्छा नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। तो अल्टीमेटली आपको क्या समझ में आना चाहिए? सो इफ द अकाउंटेंट मेक्स वैल्यूएशन ऑफ एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट, द अकाउंट्स विल नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू पोजीशंस। तो आपको अकाउंट्स ट्रू पोजीशंस नहीं दिखा पाएगा। समझ में आया? समझ में आया इन्फ्लेशन के कारण किस तरह से हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है? स्निग्धा समझ में बुझते पेरे स्निग्धा? यस सर। विश्वजीत को समझ में आया? विश्वजीत? यस सर। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड अकाउंट्स में लूज कंपेरेबिलिटी। अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज करते हो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो सपोज मिस्टर एक्स इन्वेस्ट किया 1 लाख इन मशीन्स ऑन 1195 जो 50,000 कैश इनफ्लो करता था 2015 में। मतलब एक पुराना मशीन है जो 95 में खरीदा हुआ है 1 लाख का, जो ड्यूरिंग द ईयर आपको 50,000 कैश इनफ्लो कर रहा है। While Mr. Y invested 5 lakh in a machines in 2005, 2005 में एक मशीन खरीदा जो 2005 पे खरीदा, 5 लाख में खरीदा, जो 50,000 प्रोड्यूस दे रहा है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर 2005 में एक मशीन 5 लाख का मशीन 50,000 का कैश इनफ्लो दे रहा है बिजनेस पे, और 1 लाख का एक मशीन 95 में 50,000 का कैश इनफ्लो दे रहा है। सवाल ये उठता है, मिस्टर एक्स अर्न एट द रेट ऑफ 50%, मिस्टर एक्स को कितना अर्न हुआ? 50% अर्न हुआ, और मिस्टर वाई को 1 लाख का मशीन से एनुअली 50,000, एक 50% का अर्निंग, जहां पर 5 लाख का मशीन 50,000 का एनुअल कैश फ्लो दे रहा है, तो ये 10% का अर्निंग रेट है। हु इज मोर एफिशिएंट? मतलब 1 लाख का मशीन 50,000 दे रहा है, ये ज्यादा एफिशिएंसी है, या फिर 5 लाख का मशीन 50,000 दे रहा है, ये ज्यादा एफिशिएंट है? ये कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा हिस्टोरिकल बेस में, बिकॉज since the assets are recorded at the historical cost, the results are not comparable obviously, and it is corollary to A, मतलब इन्फ्लेशन का भी एक प्रॉब्लम है ना, बिकॉज इन्फ्लेशन प्रॉब्लम भी तो इधर है। जो मशीन 1 लाख का था 95 में, 2005 में वही मशीन 5 लाख में आ गया, और 5 लाख का मशीन आज 50,000 का वैल्यू दे रहा है, उस टाइम पे 1 लाख का मशीन 50,000 का वैल्यू देता था। तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ चुका है, हो सकता है कि 1 लाख का ही मशीन आज 5 लाख का है, लेकिन इनफ्लो जो है वो 50,000 का तब भी मिलता था, आज भी मिल रहा है। पहले 50% मुझे वैल्यू मिल जाता था, आज के रेट में 10% का वैल्यू मिल रहा है। ऐसा तो हो ही सकता है सर, ऐसा होता है कि नहीं होता है? प्लीज बताओ मुझे। ऐसा होता है, ऐसा रियलिटी में हो रहा है। आप चारों तरफ देखो, अपने घर में अगर कोई ओल्ड चीज है, कोई पुराना चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा दाम लिया था उस टाइम पे मे बी, या बहुत कम दाम लिया था, लेकिन उसका क्या गजब का वैल्यू है। सिमिलर चीज आप आज खरीदने जाओ तो दाम थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन आपको सिमिलर इन्फ्लो दे रहा है, तो आप किस तरह से कंपेयर करोगे? तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट में कंपैरिजन थोड़ा ना प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, उसमें इन्फ्लेशन का भी एक प्रॉब्लम है। तो मेनी एसेट डू नॉट हैव एक्विजिशन कॉस्ट। ऐसे अच्छा, और एक प्रॉब्लम हिस्टोरिकल कॉस्ट का, बहुत सारे एसेट ऐसे होते हैं जिसका कोई एक्विजिशन कॉस्ट नहीं होता, जैसे ह्यूमन एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ एन एग्जांपल। जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है किसके ऊपर? ह्यूमन बीइंग के ऊपर, है ना। तो सपोज आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन पे 2-3 इंसान काम करते हैं, जो आपका मैनेजर है, जो आपके कैशियर है, जो आपके सेक्रेटरी है, तो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका सेक्रेटरी, इनको आप थोड़ी ना परचेज करते हो, इनको आप एक सैलरी देते हो, एक पेमेंट करते हो इनके सर्विस के कारण। तो ह्यूमन एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर एन एग्जांपल। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट फेल्स टू रिकॉग्नाइज
ह्यूमन एसेट में कॉस्ट कॉन्सेप्ट फेल्स टू रिकॉग्नाइज सच एसेट ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन एसेट जो होता है ना, इसका कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया जा सकता, पर ये कॉन्सेप्ट मतलब ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट बिजनेस में ये ह्यूमन कॉस्ट को कनेक्ट नहीं कर पाता। ह्यूमन एसेट का जो कॉस्ट है इसको कनेक्ट नहीं कर पाता, जो बहुत ही वैल्यूएबल होता है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट बहुत केस में यूज किया जाता है, बट ये अकाउंट्स में एक डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है, इसमें रियल वैल्यू क्रिएशन करने में दिक्कत होता है। तो इस तरह का बहुत सारा कंट्रोवर्शियल इश्यूज होता है अकाउंट्स में, ठीक है। मेनी अदर कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैव बीन इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉस्ट कॉन्सेप्ट व्हिच विल बी डिस्कस्ड इन द लेटर स्टेज। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट आएगा जहाँ पर हम लोग और भी इसके बारे में बताएंगे, लाइक रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट वगैरह में बताएंगे। फिलहाल मैं आपको ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट तक ही आज मैं आपको बताने वाला था। आगे आगे और भी कॉन्सेप्ट, एक साथ इतना सारा कॉन्सेप्ट आप भी कंफ्यूजिया हो जाओगे सर वो पीके में बोलता है ना, कंफ्यूजिया गया, कंफ्यूजिया मतलब सर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो आप भी कंफ्यूजिया जाओगे, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। आप फिलहाल मैचिंग, कॉस्ट एंड गोइंग कंसर्न, यही तीनों कॉन्सेप्ट एक बार घर में गो थ्रू करो, ठीक है। जिनके पास नोट्स नहीं है मैं आपको आज ही शेयर करता हूँ, मुझे पता है मैं दे नहीं पाया आप लोगों को, किसी को के पास है वो आराम से घर में तैयारी करना चालू कर दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत ही गजब का है सर, आप एक एक कॉन्सेप्ट याद रखो तो आप बहुत अच्छा अकाउंटेंट बनोगे सर, बहुत अच्छा अकाउंटेंट बनोगे, प्राउड फील करोगे अपने आप में भी, मुझे तो प्राउड फील होता ही है। कोई सवाल सर, एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड? नो क्वेश्चन सर, ओके। एक चीज़ मैं आपको डिक्लेयर कर दूं, टेस्ट अरेंज करने वाला हूं, ठीक है। आपको व्हाट्सएप में मैं डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। इसी वीक में मैं आपको डिक्लेयर करूंगा, नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा, ठीक है। संडे तक आप सबको खबर मिल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर में टेस्ट होगा। ऑब्वियसली उसी चैप्टर्स में से होगा जो क्लास में हुआ है, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहना, बाय संडे सबके मोबाइल में मैसेज जाएगा कि किस चैप्टर में टेस्ट होगा, कब होगा, टाइम ड्यूरेशन बताया जाएगा, टेस्ट कैसे देना है, आपको पीडीएफ शेयर किया जाएगा, टाइम भी डिक्लेयर किया जाएगा, उसी टाइम के अंदर टेस्ट देके आपको हमें सबमिट करना है, ठीक है। एज पर योर एग्जाम फॉर्मेट ही होगा, जिसका जैसा एग्जाम सिचुएशन है, ठीक है, जिसके जैसा लेना है मैं उसी के हिसाब से लूँगा, तो आप लोग रेडी रहना सर, ठीक है। ओके स्निग्धा, प्रगति, सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, तो आप लोग पढ़ाई करते रहो, मुझे पता नहीं, मैं संडे तक आपको डिक्लेयर करने वाला हूँ कि कौन सा चैप्टर मैं लूँगा, लेकिन आप लोग रेडी रखना सर, जो भी टॉपिक हुआ है उसी के ऊपर मैं कुछ ना कुछ टेस्ट आपके लिए अरेंज करूँ, ठीक है। ओके ओके, चलो बाय फिर। शेयर कर देवें सर, ठीक है बाबू, नोट्स এই कर दो। এইটা अच्छा ठीक है, অ্যাকাউন্টিং কনসেপ্টটা। ठीक है, ठीक है, बाय सर। ओके बाय बाय सर। बाय, थैंक यू, बाय।